हेलो प्यारे छात्रों, अनिशी स्टडी सेंटर में स्वागत है। जेक बोर्ड के कक्षा 8 का एग्ज़ाम 16 मार्च को होना है, जैसा आप सभी को मालूम है। एवं जेक ने मॉडल क्वेश्चन भी जारी कर दिया है। इसलिए आज हम लोग साइंस के मॉडल सेट के सभी 50 प्रश्नों का विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में भी इस सेट से प्रश्न रहेगा। सो आप लोग सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। जेक बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल पर मिलेगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए देखते हैं परीक्षा पैटर्न। मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2023-24, वर्ग 8 का विज्ञान। सभी प्रश्न MCQ रहेगा। टोटल सेकेंड पाली में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, साइंस, सोशल साइंस और मैथ। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए समय आपको 1 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 50 अंक का रहेगा। OMR शीट पर एग्ज़ाम होना है। सो आप लोग OMR शीट को एकदम सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। आधा अधूरा OMR शीट रहने पर कॉपी जांच नहीं हो पाता है, इसलिए गोल घेरे को एकदम पूर्णतः गोल करना है। आधा गोल करने के छोड़ने से गलत हो जाता है, इसलिए पूर्णतः गोल करिएगा एकदम इस प्रकार से। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक या जीवद्रव्य। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तक। दूसरा प्रश्न है, एक कोशीय जीव कौन सा है? मक्खी, केंचुआ, अमीबा, तितली। तो आप लोग जानते होंगे कि मक्खी, केंचुआ, तितली ये सभी बहुकोशीय जीव है। तो एक कोशीय जीव कौन हो जाएगा? अमीबा। सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। तीसरा प्रश्न है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक, कोशिका झिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। क्या पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में अधातु कौन है? तो सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलिए। प्रश्न संख्या 5, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने के बर्तन में, इनमें से सभी। तो धातु का उपयोग इनमें से सभी में किया जाता है, खाना बनाने के बर्तन में भी, उर्वरक में भी और पटाखे में भी। प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन में सभी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है। ये सवाल पूछता है कि कौन विद्युत का चालक है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नमक, खाद्य तेल, चीनी, इनमें से सभी। हम लोग सभी अचार बनाते हुए देखते होंगे, तो अचार में क्या क्या डाला जाता है? नमक भी डाला जाता है, खाद्य तेल भी डाला जाता है। तो इनमें से सभी उसका सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नमक, चीनी, खाद्य तेल, सभी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु उपस्थित होती है? राइजोबियम, पेनिसिलियम, राइजोपस, स्पाइरोगैरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम की जड़ों में, यानी दलहन वाली फसल की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है?
ऑप्शन है जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। प्रश्न संख्या 10, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं? या तो उस पर पेंट लगाते हैं या एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं। वही एल्युमिनियम की परत चढ़ाना ही कहा जाता है विद्युत निक्षेपण या विद्युत लेपन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। नींबू का रस, नल का पानी या सिरका, ये सभी में विद्युत का चालन होता है। अशुद्ध जल में धूल कण नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध जल। प्रश्न संख्या 12, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोपेंटिंग में, सभी में। तो विद्युत अपघटन क्या है? धातु के निष्कर्षण में विद्युत अपघटन होता है, धातुओं के शुद्धिकरण में भी विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोपेंटिंग में भी विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्न में कौन जीवों के जनन का अलैंगिक विधि है? लैंगिक विधि, अलैंगिक विधि। तो अलैंगिक विधि देखिए, इसका ऑप्शन है निषेचन, कायांतर, मुकुलन, गर्भधारण। तो अलैंगिक विधि कौन सा है? तो हो जाएगा निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है? प्रश्न संख्या 14, बाह्य निषेचन किस में होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में या सभी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी में, क्योंकि मेढक में भी बाह्य निषेचन होता है, स्टारफिश में और मछली में, सभी में बाह्य निषेचन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन है भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, क्लोन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनता है उसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? युग्मनज। 16 नंबर प्रश्न है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? ऑप्शन है पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या गुरुत्वीय बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? घर्षण बल। जितना सतह खुरदुरा रहेगा घर्षण उतना अधिक उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 कहता है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को दाब कहते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? ऊर्जा, आयतन, दाब, द्रव्यमान। तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दाब। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्व बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशीय बल। संपर्कित बल कौन सा बल है? पेशीय बल। प्रश्न संख्या 19, सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, कोई नहीं। तो 19 नंबर का हमारा हो जाएगा सी नंबर, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न संख्या 20, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल, ये तीनों प्राकृतिक यानी जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन
नहीं है यहाँ पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। प्रश्न संख्या 21, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, सभी। तो इसके लिए देखिए, ध्यान दीजिए, दहनशील, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, ज्वलन ताप भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, तभी कोई पदार्थ चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 22, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो किस अवस्था में जनन परिपक्वता आती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जनन परिपक्वता आ जाती है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कहता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना उत्पन्न करती है? तो इस थायरोक्सिन, एड्रीनेलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन। प्रश्न संख्या 24, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन देखिए, माता, पिता, दोनों या कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, पिता। क्योंकि पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि माता में XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो लिंग निर्धारण के लिए कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसका निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पिता उत्तरदायी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 15 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो हमारा उत्तर सी होगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 में है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, ऑप्शन है आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आभासी। क्या उत्तर हो जाएगा? आभासी। प्रश्न संख्या 27, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी दिखा सकता है क्या कहलाता है? पेरिस्कोप, किल्डोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस्कोप। 27 का सही उत्तर पेरिस्कोप हो जाएगा। 28 नंबर, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? जब हम लोग फसल काट लेते हैं तो उससे बीज को अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्रेसिंग। बीज, फसल से बीज को अलग करने की विधि, यानी बीज या दानों को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। अनाज भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? 12% से कम, 22% से कम, 14% से कम, 24% से कम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14% से कम होना चाहिए। अगर 14% से अधिक होता है और हम अनाज का भंडारण कर देते हैं तो वह अनाज खराब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन है सांप, हाथी, चूहा, केचुआ। तो केचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केचुआ मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है?
50 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस, 25000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा, आर्यभट्ट। तो सूर्य का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है और ये प्राकृतिक उपग्रह है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 33 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का, मंगल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। तो द्रव्यमान सबसे अधिक किसका होगा? बृहस्पति का होगा। सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या 34, घर्षण हमेशा हानिकारक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, लाभदायक है, आरोपित बल का विरोध करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करती है। घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, या दोनों पर, या किसी पर नहीं। तो देखिए, घर्षण जितना सतह खुरदुरा होता है उतना अधिक घर्षण बल उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का वजन जितना अधिक होता है उसमें उतना अधिक घर्षण बल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और वस्तु के भार पर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 36, घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में से कौन है? स्नेहक द्वारा, बॉल बेरिंग द्वारा, सतह रुखड़ा करके, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी कोई तेल हम किसी सतह पर लगाते हैं तो वो उसमें चिकनाहट बढ़ता है तो घर्षण कम हो जाता है। बेरिंग का उपयोग करते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, या सतह को रुखड़ा करते हैं तो घर्षण बढ़ जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, रेशमी, ऊनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से संश्लेषित रेशा कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन। चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर देखते हैं। निम्न में कौन 4R में नहीं है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। तो 4R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। ये 4R में नहीं है। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? ऑप्शन है रेयान, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। क्या सही उत्तर हो जाएगा? नायलॉन। ये पिघल जाएगी लेकिन जलेगा नहीं। 40 नंबर प्रश्न में देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, मीटर, सेकेंड, पास्कल। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। मीटर किसका आता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। यानी जब कभी भी दोलन होता है तो ऐसे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैस में, ठोस, द्रव, गैस सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस सभी में ध्वनि संचरित हो सकती है। प्रश्न संख्या 43, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, तड़ित, भूसंपर्कन, तड़ित, प्रतिकर्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूसंपर्कन। प्रश्न संख्या 44, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर पर, आमीटर पर, गैलेनोमीटर पर। यानी कितनी तीव्रता की भूकंप आता है उसको नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ द्वारा। प्रश्न संख्या 45, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश।
चलिए प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल में क्या होता है? जब वायुमंडल से जो कण निलंबित हो जाता है और ऊपर की ओर जाता है तो वो बादल में क्या होता है? ऑप्शन है धुआं बन जाता है, एरोसोल बन जाता है, वाष्प बन जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एरोसोल बन जाता है। प्रश्न संख्या 43, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78%, 21%, 0.3%, 0.7%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। 48 नंबर प्रश्न है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? हम लोग वन को कैसे बचा सकते हैं? मरुस्थलीकरण करके, जंतु संरक्षण करके, पुनर्रोपण करके, पुनः चक्रण करके। इसका सही उत्तर है कि वनों को बचाने का आसान तरीका है इसका पुनर्रोपण किया जाए, तभी जाके हम लोग वन को बचा सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को, चुंबक को। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और कोयला को काला हीरा कहा जाता है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन संख्या 50, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य प्रकाश, कपड़ा। इसका ऑप्शन तो आप लोग बड़ा अच्छा तरीका से अपने ही दे सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगला वीडियो बहुत जल्दी हम देंगे। जय हिंद, जय भारत।